2025. How are climate change and the sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with example 150 words to 150 word 10 marks. Core demands of the क्वेश्चन कि क्लाइमेट चेंज और सी लेवल बढ़ने की वजह से कितने सारे आइलैंड नेशन के ऊपर असर पड़ रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है. डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वे इन विच क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग आइलैंड नेशन. तो ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन कौन से आइलैंड नेशन पे अफेक्ट कर रहा है. वे इन विच सी लेवल राइज अफेक्टिंग आइलैंड नेशन. सी लेवल बढ़ने की वजह से कौन कौन से आइलैंड नेशन पर असर पड़ रहा है. इंट्रोडक्शन. According to the WMO report 2023, sea levels are rising at 3.7 to 3.8 mm annually. WMO रिपोर्ट 2023 के हिसाब से सी लेवल जो है बढ़ रहा है. कितना बढ़ रहा है हर साल? 3.7 से लेकर 3.8 mm तक. When the combined with the intensify cyclone and coral bleaching, climate change poses an existential threat to island nation. जब भी साइक्लोन आता है या कोरल ब्लीचिंग होता है या क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी वजह से और भी असर पड़ता है ऐसे आइलैंड नेशन में जो ऑलरेडी खतरे में है. बॉडी वे इन विच क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आइलैंड नेशन. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आइलैंड नेशन में कैसे असर पड़ता है. राइजिंग टेम्परेचर डैमेज इकोसिस्टम. टेम्परेचर बढ़ता है तो इकोसिस्टम डैमेज होता है. कोरल ब्लीचिंग डिस्टर्ब मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरी. तो कोरल ब्लीचिंग जो है मरीन बायोडाइवर्सिटी और फिशरी को डिस्टर्ब करता है. फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. फिर वेदर इवेंट्स भी बहुत फ्रीक्वेंट होता है. Intense cyclone like Cyclone Winston 2016 devastated infrastructure livelihood equivalent to around 31% of GDP of Fiji. तो साइक्लोन जो है ज़्यादा इंटेंस रहता है, जैसे कि साइक्लोन विंस्टन 2016 इसने इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब किया था और लोगों का घर भी ख़राब किया था. और कितना हद तक नुकसान हुआ था. GDP का 31% फीजी आइलैंड का. Changing rainfall pattern, severe drought disrupt agriculture and drinking water supply. रेनफॉल पैटर्न में भी चेंजेस हुए. तो यहाँ पे अकाल होने लगा. अकाल की वजह से एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गया. एग्जाम्पल 2011 ड्रॉट इन तुवालू लीडिंग टू वाटर रेशनिंग. 2011 में अकाल की वजह से तुवालू में क्या हो रहा था, पानी को जो था रेशनिंग कर रहा था, मतलब पानी को ऐसा सेव कर रहे थे वो लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही यूज़ कर रहे थे. इकोसिस्टम कोलैप्स. इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है. लॉस ऑफ मैंग्रोव एंड सी ग्रास बेड्स रिड्यूस क्लाइमेट रेजिलेंस एज ऑब्जर्व्ड इन मिसरोनेशिया. तो मैंग्रोव और सी ग्रास में लॉस होने की वजह से क्लाइमेट रेजिलेंस कम होता है और ये माइक्रोनेशिया में ऑब्जर्व हुआ है. इकोनॉमिक स्ट्रेस. क्लाइमेट चेंज could wipe out tuna stocks which currently provide about half of Tuvalu revenue source IMF. तो यहाँ क्लाइमेट चेंज होता है जो टूना स्टॉक को ख़त्म कर चुका है और ये तुवालू रेवेन्यू का आधा रेवेन्यू प्रोवाइड करता था IMF के हिसाब से. तो IMF के हिसाब से क्या है, तुवालू आइलैंड का जो हाफ रेवेन्यू था वो टूना मछली के स्टॉक से वो रेवेन्यू मिलता था. लेकिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से टूना का स्टॉक जो है वो ख़त्म होने आ रहा है. तो उसकी वजह से तुवालू आइलैंड का इकोनॉमिक में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है. वे इन वे सी लेवल इम्पैक्ट आइलैंड नेशंस. तो सी लेवल की वजह से आइलैंड नेशन पे क्या असर पड़ता है. सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग आइलैंड का सबमर्जेंस. आइलैंड just 1 to 2 मीटर above sea level रेस्ट परमानेंट इन अनडेशन. तो आइलैंड जो है 1-2 मीटर
ऊपर रहता है सी लेवल का परमानेंट रिस्क से। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट को पॉपुलेशन का जगह बदलना पड़ता है। कम्युनिटी फोर्स इनटू इंटरनल एक्सटर्नल माइग्रेशन, कम्युनिटी उनको ज़बरदस्ती इंटरनल या फिर एक्सटर्नल माइग्रेशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल, तुलुवाल रेसिडेंट माइग्रेटिंग टू न्यूजीलैंड, वर्ल्ड फर्स्ट प्लान माइग्रेशन अंडर द फेलिपिली यूनियन ट्रीटी। तो फेलिपिली यूनियन ट्रीटी के हिसाब से तुलुवाल रेसिडेंट जो है न्यूजीलैंड में माइग्रेट किया। ये जो माइग्रेशन था वर्ल्ड का सबसे पहला प्लान्ड माइग्रेशन था। ये फेलिपिली यूनियन ट्रीटी के हिसाब से हुआ था। फ्रेश वाटर कंटामिनेशन, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, रेंडर एक्विफायर नॉन पोटेबल। एग्जाम्पल, मालदीव फेसेस सीवियर फ्रेश वाटर शॉर्टेज। फ्रेश वाटर में मतलब मिलावट होता है, तो सॉल्ट वाटर जो है वो फ्रेश वाटर में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पीने लायक पानी नहीं मिलता है। जैसे कि मालदीव्स आइलैंड के जो लोग हैं उनको फ्रेश वाटर का शॉर्टेज का सामना करना पड़ा है। एक्सेलरेटेड कोस्टल इरोशन, नैरो शोरलाइन श्रिंक्स रिड्यूसिंग हैबिटेबल एंड कल्टिवेबल लैंड। तो यहाँ पे कोस्टल इरोजन होता है, तो शोरलाइन श्रिंक होता है। शोरलाइन मतलब बीचेस श्रिंक हो रहा है, हैबिटेबल कम हो रहा है, कल्टिवेबल लैंड भी कम हो रहा है। एग्जाम्पल, किरिबाटी लूजिंग फार्मलैंड ड्यू टू सलाइन इंट्रूशन कॉमनवेल्थ। किरिबाटी आइलैंड जो है उनका फार्मलैंड ख़त्म हो रहा है सलाइन इंट्रूजन्स की वजह से। Loss of cultural heritage, disappearance of ancestral lands, erased traditionals, identity. Example, Kiribati community is struggling to preserve oral traditions after relocation. तो यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज लॉस होता है, तो क्या होता है, एंसेस्ट्रल लैंड डिसअपियर होता है, गायब हो जाता है, ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को ख़त्म करता है। फॉर एग्जांपल, किरिबाती कम्युनिटी जो है वो ओरल ट्रेडिशन प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है रिलोकेशन की वजह से। सो कंक्लूजन, सेफ गार्डिंग आइलैंड नेशन रिक्वायर क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू कोस्टल जोनिंग, मैंग्रोव रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज़। तो कंक्लूजन क्या है कि आइलैंड नेशन को सेफ रखने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस की ज़रूरत है। ये तभी हो सकता है जब कोस्टल जोनिंग, मैंग्रोव का रिस्टोरेशन और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करेंगे, तभी हो सकता है। Such measure can help this fragile ecosystem withstand rising seas and climate extreme। ऐसे मेजर्स की वजह से जो इतना नाजुक इकोसिस्टम जो है उसको हेल्प कर सकते हैं सी राइजिंग और क्लाइमेटिक एक्सट्रीम से बचाया जा सकता है इस फ्रजाइल इकोसिस्टम को इसी मेजर से। नेक्स्ट है, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, हाउ आर दिस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये कौन से नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ये जो एक्टिविटीज़ है ये फिजियोग्राफिक फीचर के इंडिया में कैसे रिलेटेड है, इंडिया में जो फिजियोग्राफिक फीचर से कैसे रिलेटेड है। सूटेबल एग्जाम्पल बताओ। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। कोर डिमांड ऑफ द क्वीन, क्वेश्चन का कोर डिमांड क्या है। नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, हाउ आर दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया, कैसे ये एक्टिविटी जो है रिलेटेड है फिजियोग्राफिक फीचर्स इंडिया में, कैसे एक्टिविटी जो है इंडिया का फिजियोग्राफिक फीचर से रिलेटेड है। Introduction. Non-farm primary activity refers to those economic activity that are directly dependent on natural resources but are agriculture। Non-farm primary activity जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज से, लेकिन एग्रीकल्चर से के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दिस इंक्लूड फॉरेस्ट्री, फिशिंग, क्वायरिंग एंड एनिमल रेयरिंग। तो इस एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व है, फिशिंग इन्वॉल्व है, क्वायरिंग इन्वॉल्व है और एनिमल रेयरिंग मतलब एनिमल हस्बेंडरी इन्वॉल्व है।
तो ये सब नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे खेती उगाना नहीं पड़ता, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है और ये नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेड है। दे प्ले वाइटल रोल इन इंडिया इन रूरल इकोनॉमी ऑफन कॉम्प्लीमेंटिंग फार्मिंग एक्टिविटी। ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन रूरल इकोनॉमी का, जो फार्मिंग एक्टिविटी में बढ़ावा देता है। सो बड़ी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन से है? फिशिंग, कैप्चर ऑफ एक्वाटिक रिसोर्सेज फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज। रिवर, लेक्स और सी से एक्वाटिक रिसोर्सेज को कैप्चर करना, जैसे कि फिश हो गया, सीशेल्स हो गए, फिर मिनरल्स हो गए। फॉरेस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर, फायरवुड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। फॉरेस्ट्री में क्या होता है? टिम्बर या फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट्स को निकालना होता है फॉरेस्ट से। माइनिंग एंड क्वायरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल लाइक कोल्स, आयरन, बॉक्साइट। तो माइनिंग क्वायरिंग में क्या होता है? मिनरल को निकाला जाता है, जैसे कि कोल, आयरन और बॉक्साइट। हंटिंग एंड पैस्टोरलिज्म, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इन फॉरेस्टर और ट्राइबल रीजन। हंटिंग और पैस्टोरलिज्म, यहाँ फॉरेस्ट या फिर ट्राइबल रिलीजन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड में रहते हैं। सॉल्ट एंड मिनरल प्रोडक्शंस, इवापोरेशन, कलेक्शन इन कोस्टल और अराइड एरिया। तो कोस्टल या फिर अराइड एरिया जैसे कि रेगिस्तान वाला जगह या ठंडा जगह, यहाँ पर कलेक्शन और इवापोरेशन होता है सॉल्ट का। तो यहाँ पे सॉल्ट और मिनरल प्रोडक्शन भी नॉन फार्मिंग है। हाउ आर दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया? कैसे ये सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है इंडिया में फिजियोग्राफिक फीचर से रिलेटेड है। फिशिंग, कोस्ट लाइन, इंडियन 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन प्रोवाइड रिच एवेन्यू फॉर मरीन फिशरीज। तो फिशिंग में कोस्ट लाइन, इंडिया का 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है वो रिच एवेन्यू प्रोवाइड करता है मरीन फिशरीज के लिए। वेस्टर्न कोस्ट, नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ प्रिलिंग करंट प्रोवाइड अ रिच सोर्सेस ऑफ द फिश। वेस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ पे नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो रिच सोर्सेस प्रोवाइड करता है फिश का। ईस्टर्न कोस्ट, wider continental shelf, estuaries, lagoons, good for prawns and brackish water fishing। तो ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है? बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ, estuaries मतलब क्रीक का वाटर, लगून्स और अच्छा खासा प्राउन और ब्रैकिश वाटर मिलता है फिशिंग के लिए। इनलैंड फिशरीज, एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी रिजर्वायर, लेक्स एंड टैंक्स और inland aquaculture hubs। inland फिशरीज, यहाँ पर बहुत सारे रिवर सिस्टम होते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, रिजर्वायर, लेक्स और टैंक्स, जो इनलैंड एक्वाकल्चर हब की तरह काम करता है। Forestry, Himalayas and the northeast, dense evergreen and temperate forest provide timber, bamboos, medicinal plant। फॉरेस्ट्री में हिमालय और नॉर्थ ईस्ट डेंस एवरग्रीन और टेम्परेट फॉरेस्ट जो है टिम्बर, बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड करता है। सेंट्रल प्लेटू एंड छोटा नागपुर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट यील्ड तेंदू लीव्स, लैक्स एंड साल। सेंट्रल प्लेटू और छोटा नागपुर जो है यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उसको तेंदू लीव्स रहते हैं उनके पास, लैक और साल रहते हैं। देन एनिमल रेयरिंग, अराइड एंड सेमी अराइड राजस्थान, गुजरात, स्पार्स वेजिटेशन सपोर्ट कैमल, गोट्स एंड शीप रेयरिंग। तो अराइड और सेमी अराइड जैसे कि राजस्थान, गुजरात। अराइड का मतलब है डेजर्ट जैसा जगह, तो जहाँ पर पानी की कमी है, जो जगह सूखा है उसको अराइड और या फिर सेमी अराइड बोलते थे। राजस्थान, गुजरात जैसे जगह में क्या होता है? वेजिटेशन को कौन सपोर्ट करता है? कैमल, गोट्स और शिप।
गोपालना। एलुवियल प्लान्स पंजाब, हरियाणा, यूपी। एलुवियल प्लेन्स में यहाँ पे बहुत सारी नदी रहती है, ज़मीन उपजाऊ रहती है और यहाँ पे खेती अच्छे से कर सकते हैं। सो अबंडेंट फॉडर सस्टेनिंग डेयरी फार्मिंग्स एंड कैटल रेयरिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, उपजाऊ ज़मीन और अच्छी खेती होने की वजह से डेयरी फार्मिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनाज मिलते हैं। और कैटल रेयरिंग में डोमेस्टिक एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं। माउंटेनियस एरिया हिमालय, लद्दाख। अल्पाइन पैस्चर सस्टेन याक, शीप्स एंड पश्मीना गोट। अब यहाँ पे बहुत पहाड़ी है, तो पहाड़ी होने की वजह से ये हरा भरा है जगह, लेकिन बाद में जब विंटर सीज़न आता है तो ये बर्फ़ से ढक जाता है। तो इस जगह पे याक एक तरीके का मैमल है जो बाल से कवर्ड रहता है। फिर शीप्स, पश्मीना गोट। तो ऐसे एनिमल जो है अल्पाइन पैस्चर्स में रहता है। नेक्स्ट है माइनिंग, क्वाराइंग। पेनिनसुला प्लेट्यू और क्रिस्टलाइन रॉक्स प्रोवाइड कोल, झारखंड आयरन और ओडिशा, छत्तीसगढ़ मैंगनीज, कर्नाटक एंड बॉक्साइट ओडिशा। माइनिंग क्वारिंग में क्या होता है, पेनिनसुला प्लेट्यू और क्रिस्टलाइन रॉक जो है वो कोल प्रोवाइड करता है, झारखंड आयरन और ओडिशा छत्तीसगढ़ से प्रोवाइड करता है, मैंगनीज कर्नाटक देता है, बॉक्साइट ओडिशा देता है। तो झारखंड जो है वो कोल देता है, ठीक है। फिर ओडिशा आयरन ओर देता है, छत्तीसगढ़ भी आयरन ओर देता है, कर्नाटक भी मैंगनीज देता है, ओडिशा बॉक्साइट देता है। हिमालय लिमिटेड मिनरल फ्यूल्स बट अबंडेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। हिमालय में मिनरल फ्यूल्स लिमिटेड रहता है, लेकिन हाइड्रो पावर पोटेंशियल अबंडेंट रहता है। हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन, हिल स्लोप। टी इन असम, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कॉफ़ी इन कर्नाटक एंड केरला। तो हिल स्लोप में जैसे कि कर्नाटक और केरला, यहाँ पे कॉफ़ी मिलता है। और दार्जिलिंग, नीलगिरी, असम, ये भी हिल स्लोप एरिया, तो यहाँ से चाय मिलता है। टेम्परेट क्लाइमेट हिल्स, एप्पल, पीच एंड प्लम इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो टेम्परेट क्लाइमेट हिल जहाँ पे मतलब ये भी पहाड़ी एरिया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट हिल रहता है, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू हिल स्लोप से। तो एप्पल, पीच, प्लम्स ये सब ग्रो होता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। The tropical coastal plains, coconuts and spices in Kerala, cashew in Konkan and Goa. ट्रॉपिकल कोस्टलैंड प्लेन में गर्मी बहुत होता है और मॉइस्चर भी बहुत होता है, तो केरला में कोकोनट और स्पाइस मिलता है, कोंकण और गोवा में काजू मिलता है। कंक्लूजन, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर वाइटल फॉर रूरल डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलियंस बियॉन्ड एग्रीकल्चर। नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी जो है इम्पॉर्टेंट है रूरल डाइवर्सिफिकेशंस के लिए और रेजिलियंस में एग्रीकल्चर से बाहर। हार्नेसिंग फिजियोग्राफी एडवांटेज कैन एनहांस एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फिजियोग्राफिक जो है वो जो फिजियोग्राफिक जो है उसका ध्यान देंगे तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम बढ़ता है और रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस भी बढ़ता है। Explain briefly the ecological and economic benefit of solar energy generation in India with suitable examples। तो यहाँ पर इंडिया में जो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है सोलर एनर्जी जनरेशन में, उसके बारे में बताओ एग्जांपल के साथ। 150 वर्ड से लेकर 10 मार्क्स। को डिमांड के क्वेश्चन को इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट सोलर एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में जो सोलर एनर्जी है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। इंट्रोडक्शन, इंडिया हैज़ सरपास्ड जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर, लेवरेजिंग 300+ सनी डे एनुअली। सोर्सेज MNRE। तो MNRE के हिसाब से इंडिया ने जापान से भी ज़्यादा सोलर सिस्टम प्लांट जनरेट किया है
और इसीलिए इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर बन गया है, क्योंकि हर साल यहाँ पर दिन का प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है, तो 300 से ज़्यादा solar power producer है. This clean and abundant energy sources offer significant ecological and economic benefit for sustainable growth. तो ये जो है सोलर पावर क्लीन है, अबेंडेंट एनर्जी सोर्सेस और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट देता है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए. बॉडी इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी का इकोलॉजिकल फ़ायदा क्या है? सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कार्बन एमिशन. सोलर पावर जनरेशन इज वर्चुअली एमिशन फ्री, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस. यहाँ पे कार्बन एमिशन होता है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है इसमें. सोलर पावर जनरेशन जो है ये एमिशन फ्री रहता है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करता है. एग्जाम्पल 2245 मेगावाट भदला सोलर पार्क्स राजस्थान ऑफसेट्स 4 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली. सोर्सेस PIB 2245 मेगावाट जो है बदला सोलर पार्क राजस्थान में 4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड देता है एनुअली. सोर्सेस PIB के हिसाब से प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. सोलर potential wall system consume negligible water unlike coal-based thermal plants that rely heavily on water. तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज प्रिजर्वेशन होता है. तो सोलर पावर वोल्ट जो सिस्टम है वो कम से कम पानी कंज्यूम करता है और थर्मल प्लांट के जैसा कोल बेस्ड नहीं रहता है और ना ही वो वाटर पे ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर डिपेंडेड है सोलर पावर पैनल. This feature is particularly vital and in arid western region like Rajasthan. तो सोलर पावर वोल्ट जो है वो बहुत ही काम का है डेजर्ट या एराइड जैसा जगह. वेस्टर्न रीजन जैसे राजस्थान जो है एराइड वेस्टर्न रीजन है, मतलब वो डेजर्ट है और हमेशा तो दिन का उजाला बहुत ज़्यादा रहता है, वो रेगिस्तान है. तो वहाँ पे सोलर पावर वोल्ट वाला पैनल लगा के बहुत सारा मुनाफा मिल सकता है. एफिशिएंट यूज ऑफ अनप्रोडक्टिव लैंड. सोलर पावर यूटिलाइज वेस्ट लैंड इन सेमी एराइड रीजन प्रिवेंटिंग प्रेशर ऑन फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड. तो यहाँ पर अनप्रोडक्टिव लैंड का एफिशिएंट यूज़ होता है. सोलर पार्क जो है वेस्ट लैंड को यूज़ करते, सेमी एराइड रीजन को यूज़ करते हैं ताकि फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में प्रेशर को कम कर सके. सपोर्ट फॉर क्लाइमेट गोल्स. सोलर एनर्जी अलाइन विद इंडियन कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन अंडर COP COP26 एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पर क्लाइमेट गोल का सपोर्ट. सोलर एनर्जी जो है वो इंडिया का कमिटमेंट, सोलर एनर्जी जो है इंडिया के साथ कमिटेड है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए COP26 और नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज में. एग्जाम्पल बाय जून 2025 नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी रेट 49% ऑफ टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी of 476 गीगावाट. एग्जाम्पल क्या है? 2025 में नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी का 49% तक पहुंच गया था 476 गीगावाट पे. क्लीनर एयर क्वालिटी. सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नो एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अनलाइक थर्मल पावर प्लांट्स. तो यहाँ पर क्लेंजर एयर क्वालिटी होता है. सोलर एनर्जी जो है वो एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसा थर्मल पावर प्लांट रहता है. सोलर एनर्जी जो है थर्मल पावर प्लांट की तरह पोल्यूशन में क्रिएट करता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट जो है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करता है जो पोल्यूटेंट है.
उस तरीके से सोलर एनर्जी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये सोलर एनर्जी अच्छा क्वालिटी का क्लीन एयर देता है। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो इंडिया में सोलर एनर्जी का इकोनॉमिक फ़ायदा क्या है? रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होता है। बढ़ाने से अवेलेबल सनलाइट इंडिया लो इट्स reliance on imported fossil fuels, reducing the import bill and exposure to the global price shocks। तो यहाँ पर abundant सनलाइट होता है। इंडिया जो है वो बाहर का फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा और इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा और ग्लोबल प्राइस शॉक्स एक्सपोजर हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोल इम्पोर्टेड 7.9% फर्स्ट ईयर 2024-2025, saving $7.93 billion, reflecting India's push to cut import dependency। फॉर एग्जाम्पल, कोल का इम्पोर्ट मतलब इंडिया जो बाहर से कोल लेता है वो 7.9% कम होगा फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 25 तक। इसकी वजह से क्या हुआ, बाहर से कोल इंपोर्ट जो है 7.9% कम किया करके $7.93 बिलियन बचा पाया इंडिया। और उसकी वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट बिलिंग है वो भी कम हो रहा है। Renewable capacity addition. Solar energy is driving India's transition from a gold-dominated power mix to a more balanced, sustainable system. So, renewable capacity addition. Solar energy is driving India's transition from a coal-dominated power mix to a more balanced, sustainable system. तो रीनेबल कैपेसिटी एडिशंस में क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है वो इंडिया का ट्रांजिशंस को ड्राइव करता है कोल डोमिनेटेड पावर जो मिक्स होता है ज़्यादा बैलेंस से सस्टेनेबल सिस्टम से। एग्जाम्पल, इंडिया टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी रीच 476 गीगावाट विद 110.9 गीगावाट फ्रॉम सोलर। तो इंडिया का टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो है वो 476 गीगावाट तक पहुंचता है। 110.9 गीगावाट जो है वो सोलर पैनल से मिलता है। जॉब क्रिएशन एंड रूरल लाइवलीहुड। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट क्रिएट डायरेक्ट job in manufacturing, installation, maintenance, while also providing income opportunity for rural household। तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन होता है, गांव के जो बस्ती है वहाँ पर भी जॉब आता है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है डायरेक्ट जॉब देता है मैन्युफैक्चरिंग में, इंस्टॉलेशन में, मेंटेनेंस में। उसकी वजह से रूरल हाउसहोल्ड में भी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। एग्जाम्पल, PM सूर्य घर scheme is also expected to create approximately 17 lakh direct jobs। तो वो एग्ज़ाम्पल है कि PM सूर्य घर स्कीम जो है उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इस सोलर पावर प्रोड्यूसर से 17 लाख जॉब मिल सकता है लोगों को। सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। और ये जो है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है। एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी attraction investment strengthened domestic manufacturing and contribution to India's energy transitions। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी एक्सपेंशन अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, स्ट्रेंथ देता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और कंट्रीब्यूट करता है इंडिया's एनर्जी ट्रांजिशन को। एग्जाम्पल, द PLI स्कीम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर PV modules is projected to create over 6 lakh green jobs by 2030। तो द PLI स्कीम जो है हाईली एफिशिएंसी सोलर पावर वोल्ट मॉड्यूल है, ये प्रोजेक्ट किया है ताकि 6 लाख ग्रीन जॉब दे सके 2030 में। कंक्लूजन, सोलर एनर्जी इन इंडिया रिड्यूस एमिशन, कंजर्व रिसोर्सेज एंड ensure energy security while generating job and investment. Its ecological and economic benefits make it a
tone of sustainable development. तो सोलर एनर्जी जो है इंडिया में वो एमिशन रिड्यूस करता है, रिसोर्स कंजर्व करता है, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करता है और जॉब जनरेट करता है, इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है। सोलर एनर्जी जो है वो इकोलॉजिकल फ़ायदा देता है, इकोनॉमिक फ़ायदा भी देता है, उसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। What are tsunami? How and where they form? What are the consequences? Explain the example. सुनामी क्या है, सुनामी कैसे बनता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसके बारे में बताओ। कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोर डिमांड क्या है। व्हाट आर सुनामी, सुनामी होता क्या, हाउ सुनामी ऑफ फॉर्म, सुनामी बनता कैसा, वेयर सुनामी ऑफ फॉर्म, सुनामी कैसे बनता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सुनामी, सुनामी की वजह से क्या होता है। Introduction. Tsunami are a series of large sea waves generated by a sudden displacement of sea water due to undersea earthquakes, volcanic eruptions और landslide. सुनामी जो है ये बहुत बड़े समुद्र का एक ऐसा लहर का एक सीरीज़ है जहाँ पर सी वाटर का अचानक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, और ये भी किसकी वजह से, अलग अलग रीज़न की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या फिर लैंडस्लाइड की वजह से। दे ट्रैवल हाई स्पीड अक्रॉस ओशियन एंड कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन अपॉन रीचिंग शैलो कोस्टल एरिया। तो ये ट्रैवल करता है हाई स्पीड में, ओशियन के क्रॉस करता है और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होता है और शैलो कोस्टल एरिया में पहुंच जाता है। बॉडी, हाउ सुनामी आर फॉर्म, सुनामी कैसे बनता है। अंडर सी अर्थक्वेक, सबडक्शन जोन ब्रेक्स causes vertical seabed displacement, pushing water upward. These suddenly uplift generate powerful wave that evolve into tsunami. तो यहाँ पे अंडर से अर्थक्वेक होता है, सबडक्शन जोन जो है उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, वर्टिकल सी बेड डिस्प्लेस होता है, वाटर को ऊपर की तरफ पुश करता है और अचानक जो है पावरफुल वेव जनरेट होता है, इसकी वजह से सुनामी होता है। एग्जाम्पल 2004 इंडियन ओशन सुनामी फ्रॉम 9.1 मैग्नीट्यूड क्वेक नियर सुमात्रा। तो 2004 में इंडियन ओशन सुनामी हुआ था क्योंकि सुमात्रा के नज़दीक 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक की वजह से। वॉल्केनिक इरप्शन, submarine eruption or the collapse of volcanic flanks displace huge water volume. So volcanic eruption, submarine eruptions या फिर volcanic flanks collapse होता है और वाटर वॉल्यूम जो है वो ह्यूज बहुत डिस्प्लेस होता है। एग्जाम्पल 1883 काराकाटो इरप्शन इंडोनेशिया। तो 1883 में वॉल्केनिक इरप्शन होता है इंडोनेशिया में। लैंडस्लाइड या फिर ग्लेशियर फॉल्स, कोस्टल और सबमरीन लैंडस्लाइड पुश वाटर फॉर क्रिएट लोकलाइज सुनामी। लैंडस्लाइड या फिर ग्लेशियर जो है गिरता है तो कोस्टल या फिर सबमरीन लैंडस्लाइड जो है वाटर को पुश करता है, लोकलाइज सुनामी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल 1958 लिथुआनिया बे अलास्का प्रोड्यूस 500 मीटर वेव। तो 1958 में लिथुआनिया बे जो अलास्का में है वो 500 मीटर वेव प्रोड्यूस करता है। वे सुनामी फॉर्म, सुनामी किधर बनता है। पैसिफिक ओशन, रिंग ऑफ फायर, मोस्ट सुनामी ओरिजिनेट हियर ड्यू टू इंटेंस टेक्टोनिक सबडक्शन जोन्स, जापान, चिले, अलास्का। तो सुनामी जो है ज़्यादातर किधर मिलता है, तो पैसिफिक ओशन में मिलता है। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सुनामी जो है ओरिजिनेट होते हैं। और यहाँ से क्यों ओरिजिनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक सबडक्शन जोन जो है बहुत इंटेंस होता है। और ये जो है कौन से देश
के अंदर में रहता है, जापान, चिली और अलास्का। India's ocean margin seismic zone like Sunda Trench near Sumatra and the Andaman Nicobar region. The Indian Ocean में भी earthquake की वजह से सुनामी आता है, जैसे कि सुंदा ट्रेंच जो सुमात्रा के नज़दीक है वहाँ पे सेismic जोन आता है, और अंडमान रीजन निकोबार रीजन के नज़दीक भी होता है सुनामी। मेडिटेरियन अटलांटिक smaller but destructive tsunami from submarine quakes and landslides. Lisbon 1755 earthquake. मेडिटेरियन अटलांटिक ये छोटा सा लेकिन डिस्ट्रक्टिव सुनामी है जो सबमरीन अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड की वजह से आता है। ये लिस्बन 1755 में अर्थक्वेक मेडिटेरियन अटलांटिक अर्थक्वेक हुआ था लिस्बन में, पोलर रीजन। ग्लेशियल कोलैप्स इन ग्रीनलैंड एंड अलास्का सेप्टेम्बर ट्रिगर लोअर सुनामी। पोलर रीजन में क्या होता है, ग्लेशियल जो है जैसे ग्रीनलैंड अलास्का